प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम में और इसके साथ कुंडली का अध्ययन। आज के इस विषय से आपका परिचय कराऊंगा कि किसी भी व्यक्ति का जो आरंभ में, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक मैं सूत्र बताता हूं जो सबके लिए बड़ा ही उपयोगी होता है। आचार्य लिखते हैं कि अगर जन्म कुंडली का भाग्य भाव, जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी केंद्र में बैठे हों, मतलब लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम, केंद्र अर्थात यहां सप्तम और दशम, इन भावों में, जैसे इसी कुंडली की बात करते हैं तो अगर जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी केंद्र में बैठे होते तो व्यक्ति का भाग्य उदय जीवन के आरंभ में ही हो जाता। हो सकता है बाल्यकाल में हो जाए या किशोरावस्था से पूर्व उसको भाग्य उदय का लाभ मिल जाए। दूसरा सिद्धांत आचार्य ये लिखते हैं कि अगर केंद्र में ये बात हो गई, अगर भाग्य भाव के स्वामी जो ग्रह बनते हों अगर त्रिकोण में बैठे हों, अर्थात त्रिकोण का अर्थ लग्न भी होगा, उसके बाद पंचम भाव और उसके बाद नवम भाव, अगर इन भावों में नवम भाव के स्वामी बैठे हों तो व्यक्ति का भाग्य उदय मध्यम अवस्था को प्राप्त करने के समय हो जाता है। मध्यम अवस्था किशोरावस्था के बाद। क्लियर है? और तीसरा सिद्धांत क्या लिखते हैं कि अगर भाग्य भाव का स्वामी इन भावों के इतर बैठा हो, इन भावों के अतिरिक्त कहीं बैठा हो, लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दशम, पंचम और नवम के अतिरिक्त किसी भी भाव में भाग्य भाव के स्वामी बैठेंगे तो व्यक्ति का भाग्य उदय उम्र के अंतिम पड़ाव पे होता है, 40 वर्ष के बाद। यह सामान्य रीति है, यह सामान्य सिद्धांत है। अब उसमें भी आप अपनी कुंडली पे यह सिद्धांत आजमा के देखिए कि क्या जन्म कुंडली के लग्न के स्वामी लग्न से लेकर चौथे भाव के बीच में बैठे हैं, तो लग्न के स्वामी लग्न से लेकर चौथे भाव के बीच में ही बैठे हैं, लग्नेश लग्न में बैठे हैं। अब यह सिद्धांत यह कहेगा, ज्योतिष का सूत्र, कि ऐसा जातक जिनकी कुंडली के लग्नेश लग्न से बैठे हों, द्वितीय में बैठे हों, तृतीय में बैठे हों और चतुर्थ में बैठे हों, तो व्यक्ति का भाग्य उदय निश्चित रूप से उसके भाग्य की वृद्धि जन्म के वर्ष के 10-12 वर्ष के बाद तुरंत ही उसका भाग्य उदय हो जाता है। या ये कहें कि वो जीवन का आरंभ काल जो उसका होता है वो सुखी होता है। उसके बाद क्या कहते हैं कि अगर लग्न और भाग्य भाव के स्वामी पंचम, षष्ठम, सप्तम और अष्टम स्थान में बैठे हों तो व्यक्ति के मध्य की आयु में भाग्य उदय होता है। और क्या लिखा कि अगर लग्न कुंडली के लग्न और भाग्य भाव के स्वामी नवम, दशम, एकादशवें और 12वें भाव में बैठे हों तो व्यक्ति के जीवन में उसका जो भाग्य उदय होता है वो बुढ़ापे में होता है, या ये कह सकते हैं कि बुढ़ापा उसका सुखी रहता है। ये ज्योतिष के सिद्धांत विभिन्न आचार्यों ने अपने अपने हिसाब से लिखे हैं, और ये जो कोई भी सिद्धांत मैं बताता हूं ये प्रामाणित आचार्यों के सिद्धांत हैं। इससे पहले कि कार्यक्रम शुरू करूं, आप इस चैनल पे मुझे अगर पहली बार देख रहे हैं तो आप लोगों को बताऊं, इस पे मैं सिर्फ कुंडलियों का अध्ययन करता हूं। लोग इसके लिए अलग अपॉइंटमेंट बुक होती है। और दूसरा, अगर आप सिर्फ राशिफल का कार्यक्रम देखना चाहते हैं तो आपको मेरे मेन चैनल पे, जो मेरा मेन चैनल है नकुल पाराशर ज्योतिष लक्ष्य के नाम से, उसे जाकर के सर्च करना चाहिए। वहां आपको साप्ताहिक राशिफल मिल जाता है। इसके बाद अब शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम, जहां मैं करूंगा कुंडली का अध्ययन, जिसकी शुरुआत कुंडली के पंचांग से होगी। पर इस जातक के प्रश्न को भी पढ़ूंगा, बहुत ध्यान से सुन करके समझ के जाइएगा। अब यहां से जातक के पंचांग से आपका परिचय कराता हूं, विचार करिए। उससे पहले प्रश्न, इन्होंने प्रश्न लिखा है बड़ा अद्भुत सा कि इनके जितने भी प्रश्न हैं उसमें एक ही प्रश्न ही बार बार रिपीट हुआ है कि इन्हें गुस्सा बहुत आता है। पर इन्होंने एक बात भी बड़ी अच्छी लिखी है, या मेरे हिसाब से वो थोड़ा अजीब सा है। इन्होंने लिखा कि पंडित जी, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि क्रोध कभी भी बुरा नहीं होता है। मैंने कहा कि ये बात थोड़ी अटपटी है। अगर आप इसको शास्त्र पर कस के देखते हैं, शास्त्र की कसौटी से, तो हमारे पुराणों में एक बात लिखी गई है
जिस व्यक्ति का क्रोध समाप्त हो गया है, जिसके अंदर छल, कपट, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, अहंकार नहीं रहता है, वो व्यक्ति दोबारा जन्म नहीं लेता है। मतलब अगर आपको बार बार क्रोध आना है या क्रोध आ रही है, क्रोध की स्थिति बन रही है, आप क्रोधित हो रहे हैं, तो शास्त्र में बात, हमारे सनातन परंपरा में लिखा कि ऐसा जातक बार बार जन्म लेने का भागी बनता है। और यह सही बात नहीं है। जब आप इसी को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में लिखते हैं या देखते हैं, कूल माइंडसेट वाली जो धारणा है, नहीं क्रोध बहुत अच्छी बात है। जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं वो बड़ा ये डिमडाम करते हैं। मैं तो मोटिवेशनल स्पीकर पे बड़ा हंस देता हूं। आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता, आपके अंदर मोटिवेशन भरा पड़ा है, आप अंदर से खाली हैं। इस वजह से आप अपने आप को भरने के लिए किसी मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाते हैं। पर ये जो बात आपने लिखी है कि क्रोध कभी भी बुरा नहीं होता है, क्रोध सदैव बुरा होता है। क्रोध आज तक कभी किसी का कल्याण नहीं करता है, अकल्याण ही है। क्रोध में कभी कोई किसी का नुकसान ही हुआ है, लाभ किसी का नहीं हुआ है। क्रोध ने सिर्फ एक चीज की पूर्ति करी है, आपके महत्वाकांक्षा की। और महत्वाकांक्षा व्यक्ति को बहुत जलने वाला बना देती है। वो सदैव अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति करने के लिए एक कदम आगे बढ़ेगा, और उस बढ़ाए हुए कदम में उसकी महत्वाकांक्षा इतनी उसे अंधी कर देती है, उसकी तपन इतनी तेज होती है कि वो ये नहीं देखता है कि उसके पड़ने वाले पैर किसके माथे पर जा रहे हैं। इस वजह से क्रोध सदैव नुकसान करता है। क्रोध लक्ष्य की प्राप्ति कराने में बड़ा सहयोगी होता है, जबकि ऐसा तो नहीं है। लोग कहते हैं नहीं, आपको तो क्रोधित होना पड़ेगा, जब तक आप क्रोधित नहीं होंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। बॉस क्रोधित होते हैं, देखो वो कितने आगे हैं। नहीं, ये सीधी बात है, ये बेतुकी बकवास बातें हैं। जिसका मन शांत है, जो बिल्कुल ही गंभीर है, जो बिल्कुल ही लोगों को समझता है, जो बिल्कुल ही लोगों को सुनता है, जो सबको सुनने की इच्छा रखता है, वो निश्चित रूप से प्रगतिशील होता है। और वो उसकी प्रगति लोगों को प्रभावित करती है अच्छाई के मामले में। आपका क्रोध एक वक्त पे, अगर ये किसी व्यक्ति का सामान्य गुण होता तो क्रोध तो उसके पास हमेशा रहता है। पर वक्त के हिसाब से क्रोध हमेशा तो नहीं रहता है, वो बदल जाता है। और उम्र के हिसाब से क्रोध की सीमाएं भी ठीक हो जाती हैं। उसकी जो तपन होती है, उसकी जो जलने की स्थिति होती है, वो भी सामान्यतः कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो क्रोध ने आज तक किसी का लाभ नहीं किया है, नुकसान ही किया है। इस वजह से ये बात समझनी होगी। अब आइए, ये छोटी सी बात थी जो मुझे लगा आपको बताना होगा, क्योंकि ये धारणा अगर दिमाग में बिठा रखे हैं और किसी स्पीकर को सुन करके ये बात दिमाग में बैठी है तो ये गलत बात है। इसको उतारिए और बिल्कुल शांत रहिए। जो काम आप शांति से कर सकते हैं वो क्रोध में नहीं कर सकते। अब आइए, इनकी कुंडली के पंचांग से आपका परिचय करा देता हूं। सबसे पहले बात करेंगे पंचांग में मार्गशीर्ष माह। अब विचार करिए, देखिए क्रोध क्यों है इसको ही समझते हैं। लग्न में नीच के मंगल है। मंगल नीच के होंगे तो क्या होगा? व्यक्ति को ये समझ में नहीं आएगा कि वो कहां क्रोध करे और कहां ना करे। ये स्पष्टतया शास्त्र की बात है। और कर्क राशि में चंद्रमा बैठे हैं। विचार करिए, जन्म कुंडली में चंद्रमा 20 अंश पे हैं, आश्लेषा नक्षत्र में होंगे। आचार्यवर ये कितनी बार बात कहे हैं, मैंने अपने कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम में एक बार नहीं 1000 बार कहे हैं बात। 1000 कार्यक्रम तो कुंडली विश्लेषण का हो ही गया है। ये दूसरा चैनल है कुंडली विश्लेषण का। आश्लेषा नक्षत्र पे मैंने जब भी कार्यक्रम बनाया है, जब भी कोई कुंडली आश्लेषा नक्षत्र वाली देखी है, उसमें ये बात कही थी, आश्लेषा नक्षत्र वाले ये समझ नहीं पाते हैं कि उन्हें कहां क्रोध करना चाहिए और कहां नहीं। उनको समझ नहीं आएगा कि वो किसको आदर दे रहे हैं और किसका जो है वो अस्वागत कर रहे हैं, किसका वो अनादर का भाव किसके प्रति रख रहे हैं। तो ये नक्षत्र का दोष है, ये नक्षत्र का दोष है। आचार्य गण ने लिखा ये कि आश्लेषा नक्षत्र वाले सर्प से प्रभावित होते हैं, और सर्प ये नहीं देखता है कि आप उसको मारने आए हैं कि पकड़ने आए हैं, आप उसको बचाने आए, वो तो डसना जानता है। तो क्रोध सर्प की भांति होता है। और विचार करिए, लक्ष्मण जी आश्लेषा में ही जन्मे थे। भगवान राम के छोटे भाई अनुज लक्ष्मण जी आश्लेषा नक्षत्र में ही जन्मे थे। इस वजह से उनको पता ही नहीं चलता था कि कहां क्रोध करना है। कई बार तो अपने पिता पर भी वो क्रोध कर बैठे थे। आज तो मैं राजा दशरथ को नष्ट कर दूंगा, जहां तक
इनका शासन है, जहां तक अयोध्या की सीमा है वहां तक की धरती पलट दूंगा, क्योंकि राम का राज्याभिषेक होना चाहिए। कहा था आज तो मैं भरत को नष्ट कर दूंगा, अब मैंने अस्त्र शस्त्र उठा लिए हैं, आज नहीं छोड़ूंगा, जबकि उनको क्रोध वहां करना ही नहीं था। भगवान कहते हैं नहीं, रुको, शांत रहो, ऐसा हो नहीं सकता है कि भरत हमारे विपक्ष में आ जाएं, हमें मारने के लिए यहां तक आ जाएं। इसका अर्थ है भगवान कि क्रोध सबको नुकसान ही करता है और क्रोध का कोई परिणाम भी नहीं होता है। जब भगवान ने क्रोध किया था, समुद्र के सामने 3 दिन तक बैठ करके इंतजार किया, जब क्रोध किया तो फिर उनकी बाण जो उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाई थी वो भी नष्ट ही हुआ था, वो भी उनको समुद्र पे ना छोड़ करके किसी दूसरी सीमा में छोड़ना पड़ा था। इसका अर्थ ये भी निकलता है कि क्रोध के वशीभूत किया गया कोई भी कृत्य सफल नहीं होता है। तो आप तो मनुष्य ही हैं, मैं तो बिल्कुल ही मनुष्य नहीं हूं। इस वजह से अगर मैं बहुत स्पष्टता यह बात कहता हूं, आप अगर किसी को सुन करके आपके अंदर कोई धारणा विकसित हो रही है, और खास करके आजकल के ज़माने में जहाँ यूट्यूब और पता नहीं सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको बहुत बार बार उसे इनकाउंटर करना होगा, चेक करना होगा, क्योंकि जो कह रहा है वो शास्त्र सम्मत कह रहा है या अपनी बात कह रहा है। शास्त्र सम्मत बात और अपनी बात में अंतर है, वो उसका अपना अनुभव है जो वो आपको क्रोध के बारे में बता रहा है, या आपका अपना अनुभव है। पर शास्त्र तो यही कहता है कि जो क्रोध से वशीभूत होता है, जिसे बार बार क्रोध आता है, उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। मार्गशीर्ष माह का भी ये प्रभाव होता है कि व्यक्ति उलूल जुलूल हरकतें करता रहता है, गलती करके बार बार पश्चाताप करता रहता है, और उसे ये लगता है कि वो जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। तो दोनों प्रभाव मैंने बता दिया, एक मार्गशीर्ष माह में है ना जन्मे होने का प्रभाव, दूसरा आश्लेषा का प्रभाव, और तीसरा क्या कहा, लग्न में मंगल बैठे हैं तो एग्रेशन तो देंगे, और नीच के बैठे हैं, नीच भंग राजयोग, नीच हुए, नीच भंग हुआ तब वो राजयोग बना। इसका अर्थ क्या है कि पहले तो ग्रह नीच का हुआ है, वो अपनी नीचता भंग करने के लिए किसी के ऊपर आश्रित हुआ है, वो स्वतंत्र नहीं है फल देने के लिए। उसका जो राजयोग बना है वो अपने ऊपर अपने से नहीं बना रहा है, वो किसी दूसरे के ऊपर आश्रित होकर के तब वो राजयोग बना रहा है। मतलब मंगल अगर नीच के हैं तो आपको ये समझ नहीं आएगा कि हमें कहाँ क्या करना है। हमारी रणनीति कभी कभी नुकसान दे देती है, हम कभी कभी नुकसान में जाते हैं। हमारा क्रोध, हमारी ईर्ष्या, हमारे मित्र, हमारा निवेश, सब अध्ययन की आवश्यकता है। दक्षिणायन में तो वैसे भी शनि मंगल राहु केतु का बल बढ़ जाता है, तो जब इनका बल बढ़ेगा तो वैसे भी व्यक्ति जो है वो थोड़ा बहुत एग्रेसिव हो जाता है या अनुभव की शून्यता हो जाती है। कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि और दिन हुआ है रात्रि को। अब जरा विचार करिए, स्वभाव की ही अगर हम चर्चा करते हैं तो रात्रि में 10:33 का जन्म है, और कृष्ण पक्ष का, तो कृष्ण पक्ष में वैसे भी चंद्रमा रात में नहीं रहते, और चंद्रमा को नक्षत्र मंडल के मध्य भगवान ने स्थापित किया है। यहाँ तक कि यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में हर जगह चंद्रमा को मन से जोड़ा गया है। और चंद्रमा अंधेरे में है, जन्म हुआ रात में, कृष्ण पक्ष में, और वो भी मतलब 10:30 बजे। तो सोच के देखिए कि व्यक्ति का मन उठ रहा है, बैठ रहा है, चंचल है, अस्थिर है, अव्यवस्थित है, उसको ठीक करना होगा, क्योंकि उस पर शीतल रोशनी बिल्कुल भी नहीं जा रही है। अगर यही चंद्रमा रात्रि के ना होकर के दिन के होते तो आपको ये क्रोध वाली जो बात है, या जो मन में जो भाव है, या जो भी अस्पष्टता है वो नहीं रहती, फिर आप बिल्कुल ही शांत और सौम्य होते। तो कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि पापक नहीं होंगे, चंद्रमा शुभगी होंगे, और लग्न में बैठे हैं तो सुंदर, व्यवस्थाओं में विश्वास रखने वाला, मधुरभाषी, समझदार, धनवान, सुखी, हसोड़ प्रवृत्ति वाला, थोड़ा समझदार भी बना देते हैं। और क्या लिखा, आश्लेषा नक्षत्र में जन्मे हैं, चिरचीटे की जड़ और नवग्रह कवच अपने गले में धारण करिए, सूर्य को नित्य अर्घ्य दीजिए, प्राणायाम किया करिए। दिमाग शांत रहे उसके लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं, तो प्राणायाम उसका साधारण से भी बेहतर उपाय है, तो आप ये कर सकते हैं। ब्रह्म योग में जन्मे हैं, इस वजह से खुद को कई बार व्यक्ति शिष्ट बहुत ऊंचा समझ लेता है, जैसे ब्रह्मदेव ने समझ लिया था। शिवपुराण में आप लोगों को मैंने पढ़ाया है, मेन चैनल पे क्या पढ़ा था कि ब्रह्मदेव और नारायण विष्णु के बीच में शिवलिंग के अंत को समझने की, और आदि और उसका अंत कहाँ है उसको ढूंढने की होड़ लगी। ब्रह्मदेव जाके झूठ बोल देते हैं कि हाँ मैंने शिवलिंग का अंत ढूंढ लिया।
पर वो शुद्धतया अपने आप को सत्य मैं श्रेष्ठ हूं। तो जो ब्रह्म योग में जन्म लेता है वो ये सोचता है, या वो इसे इस बात का एहसास हो जाता है कि वो श्रेष्ठ है और खुद को उच्च समझने की स्थिति हो जाती है। और जब आप ये सोच लेते हैं कि आप ही मुख्य हैं, तो कई बार दुनिया और समाज आपके सामने गौण हो जाता है और यहीं से परेशानी शुरू हो जाती है। ब्राह्मण वर्ण और राक्षस गण होगा, इस वजह से यहाँ पे शुद्धता है, धर्म की समझ है, शुचिता का पालन है, बड़ों का आदर है, धर्म में विश्वास है और साफ सफाई है। पर राक्षस गण के कारण भी एग्रेशन, क्रोध, कड़वाहट, विचारों में कई बार नुकसान सामने वाले का हो जाए, ऐसा वाला भाव ऐसा होने लगता है। क्लियर है? ये आपकी कुंडली का पंचांग है। अब यहाँ से आपकी कुंडली में ग्रहों पे थोड़ी सी चर्चा कर देता हूँ, कौन से ग्रह कहाँ बैठे हैं और उनकी डिग्री क्या है और वो कहाँ देख रहे हैं और कहाँ नहीं देख रहे हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले लग्न। लग्न 10 अंश का बना है। ये बहुत अच्छा है कि प्रबुद्ध लग्न है और व्यक्ति के निर्णय को संभालने में मदद करेगा। लग्न में योग कारक ग्रह दशमेश मंगल कर्क लग्न की कुंडली के लिए राजयोग कारक होते हैं। काफ़ी हद तक इस कुंडली में 6वें भाव के स्वामी होने के कारण देवगुरु पापी भी हो जाते हैं। द्वितीय भाव के स्वामी होने के साथ साथ सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी द्वितीय सूर्य सहायक मारकेश होते हैं। सप्तम और अष्टम के स्वामी होकर शनि स्वतंत्र मारक होते हैं, मतलब उनको मारने के लिए किसी के ऊपर आश्रित नहीं होना है। जबकि सहायक मारक का अर्थ होगा कि वो मारेंगे लेकिन किसी के सहयोग से, वो स्वतंत्र मारक नहीं होंगे। जबकि शनि को मारने में किसी को सोचना नहीं, वो मार देंगे। आपकी कुंडली में वो मारकेश प्रबल मारक बन रहे हैं। उसके बाद जन्म कुंडली में शुक्र एकादशवें के साथ साथ चतुर्थ के स्वामी हैं, पापी बनते हैं। मतलब ये अपनी दशा काल में पाप करा सकते हैं। महत्वाकांक्षा की पूर्ति, संपत्ति इकट्ठा करने का बल, या बहुत ज़्यादा जो है वो मोटिवेटेड हो जाना हाईली, ऐसा हो सकता है। नवम भाव के साथ 6ठे के स्वामी हैं, थोड़ा पाप कराएंगे देवगुरु। और मंगल केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होने से योग कारक होंगे। तृतीय भाव के साथ साथ 12वें भाव के स्वामी होकर बुध इस कुंडली में लगभग कभी कभी शत्रुता का भाव पैदा करेंगे। व्यक्ति को मित्र और शत्रु से पहचानने में दिक्कत होगी। इतने सारे ग्रह बन गए। नवमांश चक्र में लग्न कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी लग्नेश बनते हैं। यहाँ चंद्रमा और मंगल एक साथ बैठे हैं, जो व्यक्ति को धनवान और सुखी संपन्न परिवार में माता पिता से ज्यादा धन कमाने वाला कुल दीपक योग बन जाएगा, लक्ष्मी संपन्न योग बन जाएगा। लक्ष्मी संपन्न योग इसलिए कि दशमेश और पंचमेश होकर के लग्न में बैठे हैं। बुद्धादित्य योग बनेगा सूर्य और बुध के कारण। गुरु की दृष्टि शनि पे है, न्याय योग बनेगा। भाग्य के स्वामी जन्म कुंडली में भाग्य को देख रहे हैं, भाग्यशाली योग बनेगा। गुरु और शनि दोनों का संबंध है, तो धर्म, ज्योतिष, आध्यात्म, चिंतन, दर्शन, इन सभी मामलों में कुंडली अच्छी बनेगी। सूर्य, मंगल और शुक्र और चतुर्थ स्थान में चंद्रमा का प्रभाव बहुत अच्छा है। उसके बाद शनि का भी प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा। माता और पिता की सेवा करने का भाव व्यक्ति रखता है। दाम्पत्य भी वैसा ही, पत्नी भी वैसी ही आती हैं। बुध लग्न में भाग्येश होकर के बैठे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। विवाह की सुरक्षा धर्म के आधार पर होगी। कुंडली अच्छी मिलकर हो तो विवाह टूटेगा नहीं। उसके बाद जन्म कुंडली में गुरु यहाँ बैठे हैं, जो विवाह और सप्तम भाव की सुरक्षा कर रहे हैं। राहु यहाँ बैठ करके भी कोई दोष युक्त नहीं होंगे। और मैं समझता हूँ कि कारोबार को लेकर के जो व्यक्ति में जो एक होता है ना जल्दबाजीपन, वो मंगल और सूर्य के कारण है। पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति, समाज में आगे बढ़ना, सबसे ऊंचा और आगे होना, ये राहु की दृष्टि दशम स्थान पे सूर्य, मंगल और शुक्र के कारण है। व्यक्ति खर्चीला है, खर्च करने से पहले सोचता नहीं है। अपने लिए तो खर्च करता ही है, दूसरों के लिए भी खर्च करता है, पर गलत निर्णय ले सकता है। लेकिन एक अच्छी बात क्या है, मंगल यहाँ भी चंद्रमा की राशि में बैठे हैं, यहाँ भी चंद्रमा की राशि में है, वर्गोत्तम है। इस वजह से मंगल यहाँ वर्गोत्तम होने के कारण कई बार जातक के पक्ष में काम करेंगे। अपनी दशा काल में व्यक्ति को पद, प्रतिष्ठा, अच्छी नौकरी, प्रमोशन और सही निर्णय का सहारा देंगे। जबकि दशमांशा चक्र में लग्न कुंडली के 12वें भाव के स्वामी लग्नेश बन रहे हैं। लग्नेश होकर के 6ठे भाव में बैठे हैं। 6ठवें भाव के स्वामी दशम में बैठकर चतुर्थ को देख रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि 6ठवें भाव का संबंध चतुर्थ भाव से, फिर से समझाता हूं, 6ठवें भाव का संबंध चतुर्थ भाव से हो रहा है, क्योंकि मंगल यहाँ के स्वामी हैं, दसम में बैठकर चतुर्थ को देख रहे हैं। और 6ठवें भाव में बैठे हैं चतुर्थ भाव के स्वामी, ये कहीं ना कहीं नौकरी के योग भी बना रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि अगर नौकरी मिले तो व्यक्ति को बुध का प्रभाव ज़्यादा मजबूती से मिलेगा, तो बुध नौकरी देने में सहायता करेंगे, मंगल भी नौकरी देने में सहायता करेंगे। पिता के कारोबार को आगे बढ़ाने में भी व्यक्ति को मंगल और बुध का सहयोग मिलेगा। मतलब इन दशाओं में व्यक्ति को फल मिलेगा।
ये तो इतनी बात हो गई। मंगल को यहीं बैठना चाहिए था, अच्छी बात है वहां बैठे हैं, पर अच्छी बात और होती कि वो दशम में बैठ जाते, चंद्रमा भी यहीं बैठ जाते तो और अच्छा होता। हालांकि फिर भी चंद्रमा बिल्कुल मंगल को बैलेंस कर रहे हैं। पंचम भाव में द्वितीय भाव के स्वामी का बैठना पैतृक संपत्ति, पिता का सुख, कुटुंब का सुख, और 12वें भाव के स्वामी का पंचम में बैठना विदेश यात्रा, बाहर घूम करके जाना। लग्न में चर प्रकृति की राशि का बैठना, चर प्रकृति की राशि का लग्न में बैठना, लग्नेश का लग्न में बैठना, मंगल जैसे दशम भाव के स्वामी के साथ बैठना व्यक्ति को धन कमाने के लिए या भाग्य उदय के लिए दूर जाना पड़ता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि व्यक्ति अगर घर पे रहेगा तो थोड़ा कलह करेगा, या बहुत ज्यादा समय तक एक ही जगह पे रह जाएगा तो उसके संबंध लोगों से खराब हो जाते हैं। यह भी एक बात है। शुक्र का जन्म कुंडली के छठे भाव में बैठना चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के, यह नौकरी का योग है। चतुर्थ भाव के स्वामी होकर नवम में बैठना और वापस घूम करके छठे भाव को देखना, यह भी नौकरी का योग है। यहां तो मैंने बताया ही है। गुरु और चंद्रमा का चतुर्थ भाव में बैठना व्यक्ति अपने कारोबार को लेकर के बिल्कुल स्पष्ट होता है, उसमें कोई कोताही नहीं बरतता और बिल्कुल उसका लक्ष्य स्पष्ट होता है और बिल्कुल साहसी होता है। अपने काम से वो प्रसन्न और खुश भी रहता है। अपने लक्ष्यों को वो प्राप्त करने में दिन दूना रात चौगुना मेहनत करता है और उसमें वो सफलता भी प्राप्त करता है। तो ये एक नॉर्मल बात हो गई। अब मैं आपका ध्यान डिग्री पे लेके आता हूं, कौन से ग्रह कितने डिग्री पे बैठे हैं, तो कहां देख रहे हैं, वो देख भी रहे हैं कि खाली बैठे ही हैं। क्लियर है? डिग्री में बात करें तो लग्न के बारे में मैंने बात की, 10 अंश का लग्न बना है, ये आपको स्पष्टता देगा। लग्न में चंद्रमा सुंदर, मितभाषी, बेहतरीन अनुभव, शानदार ज्ञान, बड़ों का आदर, जीवन में विश्वास करना, मृत्यु का पक्षधर नहीं होना, जीवन और मृत्यु को समझना। और इस कुंडली के लिए सूर्य की बात करें तो सूर्य धन भाव के स्वामी होते हैं और जन्म कुंडली के पंचम में बैठे हैं 0 अंश पे। थोड़ा गड़बड़ है, ये ठीक नहीं है। मतलब यहां पे सूर्य अगर कमजोर हो रहे हो डिग्री से तो पंचम भाव का ही फल करेंगे, लेकिन द्वितीय अगर जन्म कुंडली में डिग्री से कम है, इसका अर्थ है कि वो धनदायक तो है, पर कोई जरूरी नहीं है कि वो अपनी महादशा में आपके लाभों की पूर्ति करे या आपकी महत्वाकांक्षा की पूर्ति करे या आपके एग्रेशन को फुलफिल करे। मतलब हमें सूर्य को बलवान बनाना होगा। नियमित दिनचर्या से सूर्य को अर्घ्य देकर, मांसाहार का त्याग करके, बड़ों का आदर करके, पिता के साथ संबंध अच्छे करके, भाई बहन के साथ, कुटुंब के साथ संबंध अच्छे करके और संपत्ति को बचा करके। तांबे का पात्र दान करिए, उसके बाद गेहूं दान करिए, शहद दान करिए, ये सब चीजें कर सकते हैं। इस कुंडली के हिसाब से तो माणिक धारण भी कर सकते हैं, मैं तो ये भी कह दूंगा माणिक भी धारण कर सकते हैं। लेकिन सूर्य की डिग्री उसकी दृष्टि को बाधित कर रही है, अर्थात सूर्य वहीं बैठे हैं जहां वो बैठे हैं, उनकी दृष्टि कहीं नहीं जा रही है। तो धनेश अगर लाभ को देख लेते तो थोड़ा जातक के मामले में अच्छा हो जाता, लेकिन अगर धनेश पंचम में बैठ गए तो बुद्धिमान बना रहे हैं, वाणी का सुख दे रहे हैं, क्रिएटिविटी दे रहे हैं, पाचन तंत्र अच्छा दे रहे हैं, एक्सपीरियंस अच्छा दे रहे हैं, तर्क बल, ज्ञान, तीक्ष्णता, ये सब अच्छा दे रहे हैं, पर उनकी दृष्टि नहीं है। मतलब वो बिल्कुल कमजोर हैं दृष्टि के मामले में। उसके बाद चंद्रमा 20 अंश पे बैठे हैं। अब बड़ी अच्छी बात हो गई कि लग्नेश हैं, लग्न में बैठे हैं और वही आत्मकारक भी हैं, क्योंकि 20 अंश से नीचे ही सारे ग्रह हैं। और जरा ध्यान से देखें तो चंद्रमा नौमांश चक्र में 6 अंश के हैं, और इस आधार पर कि चंद्रमा लग्न में लग्नेश होकर के बैठे हैं तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को बहुत ही ज्यादा विशाल और स्पष्टता देंगे। इस वजह से भी कई बार क्रोध आएगा, क्योंकि उसको पता है कि इस महीने में उसे कहां जाना है, और व्यक्ति उस पर क्रोध करेगा जिसको यह पता नहीं रहेगा कि उसको इस महीने में कितना टारगेट पूरा करना है। तो क्रोध का एक सामान्य कारण यह भी हो जाता है। लेकिन चंद्रमा लग्न में बैठे हैं और तो और वहां पे वो संपूर्णतया सप्तम भाव को देख भी रहे हैं। मतलब अपनी दिनचर्या को फिट करना चाहता है व्यक्ति, उसके साथ कोई समझौता नहीं करना चाहता। तो चंद्रमा यहाँ पे जातक के लिए बहुत अच्छा बन रहे हैं। और विचार करिए, क्योंकि चंद्रमा इस कुंडली के लिए आत्मकारक हैं, नवांश चक्र में वो मंगल को, सूर्य को और शुक्र को, तीनों को प्रत्यक्षतया बल दे रहे हैं और खुद को भी बलवान कर रहे हैं दिग्बली होकर के। लग्नेश होकर चतुर्थेश, दशमेश होकर के चतुर्थ में बैठ करके दिग्बली हो गए। तो इस वजह से यहाँ पे चंद्रमा, मंगल, सूर्य और शुक्र तीनों अच्छे बन जाएंगे, चारों जातक के पक्ष में काम करेंगे। सूर्य को प्रत्यक्ष बल अपना नहीं था, लेकिन चंद्रमा की राशि में बैठने के कारण सूर्य के पास अपना बल हो जाएगा और वो जातक के पक्ष में उतर आएंगे। मंगल पहले से ही बलवान है, लग्न में बैठे हैं, मंगल की डिग्री कम है, इस वजह से उनकी दृष्टि कभी भी यहाँ पे काम नहीं करेगी, न तो यहाँ पे न तो यहाँ पे। तो कई बार उन्होंने सुरक्षा ही की है आपकी, लेकिन योग कारक हैं,
योग कारक होते, डिग्री का बल उनके पास होता, 5-6 डिग्री के होते, 6 डिग्री से ऊपर के होते, तो उनकी दृष्टि जहां जहां जाती वहां वहां से आपको भरने का काम करती। लेकिन गड़बड़ी ये है कि उनके पास डिग्री का बल नहीं है, और डिग्री का बल नहीं है इस वजह से उनकी दृष्टि के बल के कमजोर होने के कारण योग कारक ग्रह की दृष्टि जहां जाती है वहां वहां फूल खिलाती है, खुशबू पैदा करती है, सकारात्मक परिणाम देती है, श्रेष्ठता सिद्ध करती है। पर यहां मंगल इस मामले में कमजोर हो जाएंगे। इस वजह से व्यक्ति को वो कामकाजी बनाएंगे, मेहनत करने वाला बनाएंगे, सही निर्णय लेने में विश्वास रखने वाला बनाएंगे, पराक्रमी बनाएंगे, यथेष्ट पराक्रम करने वाला बनाएंगे। पर दृष्टि के बल कम होने के कारण उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। बैठे हैं तो बैठे हैं, उनको किसी से मतलब नहीं है। तो 2 ग्रहों को दृष्टि नहीं मिली, एक सूर्य को, एक मंगल को। चंद्रमा को मिली है और वो सकारात्मक है। चंद्रमा आपके सबसे अच्छे ग्रह अभी तक बन गए। उसके बाद बुध 12 अंश पे बैठे हैं, वक्री भी हैं और अस्त भी हैं। अब ये दूषित हो जाएंगे। हालांकि ये 12वें भाव के स्वामी और तृतीय भाव के स्वामी होकर के वक्री और अस्त हुए हैं, तो इनकी दशा काल में कई बार व्यक्ति का जो व्यय है वो बढ़ेगा, गलत निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाएगी, और कई बार व्यक्ति को प्राप्त परिणामों से संतुष्टि नहीं होती, या वो कई बार अपने परिणाम से थोड़ा सा दुखी रहता है कि मुझे ये मिलना चाहिए था, मुझे ये नहीं मिला। तो जो व्ययशीलता है वो इसी बुध के कारण है। तो जो बुध बैठे हैं वो 12 अंश पे बैठे हैं, डिग्री उनकी अच्छी है, इस वजह से वो आपके कैलकुलेशन कैपेसिटी को मजबूत करेंगे। और सूर्य के साथ बैठे हैं, जन्म कुंडली में 12वें भाव का स्वामी द्वितीय भाव के स्वामी के साथ पंचम भाव में बैठा है, तो अपनी दशा काल में कई बार व्यक्ति को इरिटेटिव साउंड करने वाला या कुतर्क करने वाला भी बना देंगे। हालांकि यहाँ पे ये आपके अनुभवों की वृद्धि जरूर करेंगे। तो हो सकता है कि व्यक्ति के पास उम्र से ज्यादा का अनुभव हो, तो ये सूर्य और बुध के कारण मिलेगा। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति, तो बुध की दृष्टि 11वें भाव पे मिलेगी। कैलकुलेशन बहुत अच्छा होगा, एजम्पशन अच्छा होगा, भविष्य देखने की शक्ति अच्छी होगी और कल्पनाशीलता अच्छी होगी। वैसे भी आप कर्क लग्न के हैं तो कल्पनाशीलता अच्छी रहती है, पर व्यक्ति किसी को क्षमा नहीं करता है, ये भी बात है ना। दूसरों में गलती अगर दिख जाए तो कई बार उसको क्षमा नहीं करती, या व्यक्ति के साथ अगर कोई गलती कर दे तो उसको जीवन भर उसको क्षमा नहीं करता है। तो ये एक मामले में कमजोरी है, लेकिन कल्पनाशीलता व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए सदैव प्रेरित करती रहती है। उसके बाद देवगुरु 13 अंश पे बैठे हैं, उनकी दृष्टि सप्तम भाव को सुख देगी, लाभ को सुख देगी और भाग्य को भी सुख देगी। इस आधार पर कि जन्म कुंडली में 11वें भाव पे गुरु, सूर्य, बुध, राहु, केतु सबका प्रभाव होगा, तो व्यक्ति महत्वाकांक्षी होगा। इतना ही नहीं, वो बहुत सारे धन कमाने की प्रेरणा प्राप्त करने वाला होता है। लोगों को देखता है किसके पास कितना है और उनसे सीखता है, लोगों से सीखता है, लोगों से समझता है, लोगों की गलतियों को स्वयं नहीं करता है, वो लोगों पर आजमाता है और खुद पे इंप्लीमेंट करके उसको, मतलब उससे सीखने का काम, दूसरों की गलती से सीख गया। कई लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की गलती से नहीं सीखते, स्वयं की गलती से सीखते हैं। पर यहाँ पे व्यक्ति दूसरों की गलती से सीखेगा, वो स्वयं पे अप्लाई नहीं करेगा, मतलब वो गलती स्वयं नहीं करना चाहता है जो दूसरे कर चुके। दाम्पत्य ठीक है, दाम्पत्य की सुरक्षा ठीक है, भाग्य ठीक है, कम्युनिकेशन ठीक है, न्याय ठीक है, दर्शन ठीक है, दृष्टिकोण ठीक है, धर्म ठीक है, आध्यात्म ठीक है, दानशीलता, ये सब बहुत अच्छा है। उसके बाद गुरु बैठे भी अच्छे हैं, हस्त नक्षत्र में बैठे हैं, चंद्रमा लग्न में बैठे हैं, तो इस आधार पर चंद्रमा और गुरु का बहुत अच्छा संबंध भी बन जाएगा। तो व्यक्ति के जीवन में जो बेहतर कम्युनिकेशन होगा, जो सकारात्मक पॉजिटिव अपीयरेंस होगा, वो इसी गुरु और चंद्रमा के कारण होगा। तो कम्युनिकेशन बेहतर है, दाम्पत्य को समझने का गुण है, क्रिएटिविटी है, कन्विंसिंग कैपेसिटी जिसको बोलते हैं, वो सारा गुरु, चंद्रमा और मंगल दे रहे हैं। और जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के अंदर ऊर्जा है, वो गुरु, सूर्य और बुध दे रहे हैं। जो कृतज्ञता है माता पिता के प्रति, माता की सेवा करने की, धर्म के प्रति, आध्यात्म के प्रति, अपने सभ्यता और संस्कृति के प्रति जो बहाव है, वो गुरु और बुध के कारण है। उसके बाद शुक्रदेव जन्म कुंडली में 10 अंश पे बैठे हैं, वो आपको व्ययी बना रहे हैं और कई बार व्यक्ति व्यय करता है। हालांकि 12वें भाव के स्वामी वक्री हैं, तो व्यय व्यक्ति का गड़बड़ रहा है और वो कई बार व्यय करने से पहले सोचता नहीं है। तो कई बार वो अपने ऊपर तो खर्च करता है, जैसे कि मैंने पूर्व में कहा था, दूसरों के ऊपर भी खर्च करता है। पर शुक्र भी देख रहे हैं, शुभ दृष्टि रहेगी उनके 12वें भाव पे, इस वजह से व्यय का संतुलन रहेगा, हालांकि बहुत कम। उसके बाद शनिदेव 18 अंश पे हैं, ये थोड़ा गड़बड़ है क्योंकि मारक हैं और मारक सिद्ध भी हो रहे हैं, स्वतंत्र हैं, तो इस वजह से यहाँ पे शनिदेव का मारक दोष लगेगा। तो शनि इस कुंडली के प्रधान मारक होंगे और वो जातक को अपनी दशा काल में मारेंगे, दाम्पत्य में, व्यापार में, दिनचर्या में, आलस्य में, पड़ोसियों से, माता के स्वास्थ्य को आयु देंगे, लेकिन कई बार रोग बीमारी व्याधि देते हैं। तो ये शनि यहाँ पे अगर उनकी दृष्टि का बल कम होता तो जातक के लिए अच्छा होता, लेकिन दृष्टि का बल है
तो वो भाग्य को भी अवरोध करेंगे और लग्न को भी देखकर विलंब की गति देंगे, और चतुर्थ स्थान को देख करके भी कई बार व्यक्ति के मानसिक सुखों में, क्योंकि शनि और मंगल इस भाव से केंद्र में है और शनि की उच्च दृष्टि प्राप्त होगी, तो मार्केस जहां बैठेगा, जहां देखेगा सबको मारेगा। तो माता को कई बार वो न समझ आने वाली बीमारी देता है, या चाह करके भी व्यक्ति माता की सेवा कई बार शनि की दशा में नहीं कर पाता है। ऐसी बातें होती हैं। जब तक सफल न हो जाए, घटित न हो जाए, तब तक उसके बारे में किसी से कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए। राहु आपकी कुंडली में पंचम भाव में बैठे हैं, मैं उन्हें खराब नहीं कहूंगा, बहुत अच्छे बैठे हैं वो, पर 28 अंश के हैं, अपनी दशा काल में वो परेशान तो करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहु आपको कंफ्यूज करेंगे, आपके परिणाम से आपको दूर ले जाएंगे, और कई बार थोड़ा गड़बड़ लोगों के साथ मैत्री भी हो जाती है, मित्र को शत्रु बना लेना, शत्रु को मित्र बना लेना, आय और व्यय का संतुलन न बना पाना, स्वास्थ्य में कमजोर हो जाना, पेट की गड़बड़ी, हार्मोनल डिसबैलेंस, आत्मविश्वास की कमी, धन कमाने के लिए बड़ी रगड़ खानी पड़ती है ना, तर्क वितर्क कुतर्क, ये सब सारी चीजें राहु दे रहे हैं। हालांकि फिर भी वो और भी ज्यादा खराब हो जाते अगर अष्टम में या छठे में बैठ जाते या सप्तम में बैठ जाते तो, पर ये कुंडली को शापित कर देते। लेकिन नवम भाव पे गुरु की दृष्टि सुरक्षा कर रही है, क्योंकि भाव के स्वामी है, गुरु देख रहे हैं, पर भाग्य का संघर्ष होगा, क्योंकि शनि मार्केश होकर के देख रहे हैं और राहु भी देख रहे हैं। इस वजह से राहु शनि जब कभी भी दशा में एक्टिव होंगे तो भाग्य के प्रभावों को मंद करेंगे, उस समय व्यक्ति के कुतर्क को बढ़ाएंगे और तर्कहीनता देंगे। क्लियर है? अब मैं नक्षत्र की बात करता हूं। बात जब नक्षत्र की होगी तो सबसे पहले सूर्य जन्म कुंडली में बैठे हैं विशाखा के। ये कई बार आपको थोड़ा बहुत क्रोध जो आ रहा है वो विशाखा के कारण आ रहा है। चंद्रमा जन्म कुंडली में ना समझने वाली प्रवृत्ति दे देते हैं, व्यक्ति समझदार थोड़ा कम हो जाता है, या कई बार वो अपनी ही बात पे टिक जाता है, दूसरों को सुनने और समझने में उसको वक्त लगता है। मंगल जन्म कुंडली में पुनर्वसु में है, ये आपको समझदार बना रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पुनर्वसु नक्षत्र के मंगल आपको ज्ञानी, सुखी और संपन्न बना रहे हैं। बुधदेव जन्म कुंडली में अनुराधा नक्षत्र में बैठे हैं वृश्चिक राशि में, तो आपकी तकनीकी जो जानकारी है, दुनिया को देखने का नजरिया है, जो टेक्नोलॉजी आपके दिमाग में है, जो आपकी कला, जो आपके पास जितना भी क्रिएटिव गुण है, वो आपके पास बुध के कारण है, शनि के नक्षत्र के कारण। गुरुदेव हस्त नक्षत्र में बैठे हैं, बहुत अच्छा है, ये शत्रुओं को समझने की स्थिति में लेके जाते हैं, विषम परिस्थितियों को कैसे टैकल करना है, दिनचर्या कैसे रखना है, अपने अंदर की कमजोरी को तुरंत समझा देते हैं कि हाँ ये मेरे अंदर कमजोरी है, इसको कैसे ठीक करना है। तो ये सब सारा मतलब पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव, अपनी गलती स्वीकार करना, लोगों को अच्छा बेहतर बनाने की कोशिश करना, किसी को गलत और गंदी राय न देना, इमोशनल और धर्म की समझ, ये सब गुरु दे रहे हैं। शुक्रदेव मूल नक्षत्र में अनुभव दे रहे हैं बहुत सारा, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि आप जिस क्षेत्र में आपकी शिक्षा हुई है उसी क्षेत्र में आप अनुभवी हैं, अन्य बहुत सारे विषयों का ज्ञान आपको है और वो शुक्रदेव के कारण आ रहा है। शनिदेव जन्म कुंडली में आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, विलंब में लेके जा रहे हैं और कई बार इरिटेशन दे रहे हैं, बहुत जल्दी टेम्पर लूज कर देना, ऐसा दूसरों को कई बार जो है वो ईर्ष्या के साथ पकड़ना, बहुत दबाव में सामने वाले को रख देना, ऐसा समझदार थोड़ा कम बना रहे हैं। बाकी राहु आपकी कुंडली में बहुत अच्छे हैं, मैं उन्हें खराब नहीं कहूँगा, कैलकुलेशन, कैपेसिटी और जो अंदर का व्यवहार है, जो आपको अंदर से अच्छा बना करके रख रहा है, ये राहु आपको दे रहे हैं। ये नक्षत्र की बात है। एक एक ग्रह को चंद्रमा से समझते हैं। चंद्रमा के साथ मंगल का बैठना सुखी योग होगा, इसे आप बहुत अच्छा और इसका उत्तम विश्लेषण आप अच्छे मामले में कर सकते हैं। धर्म हो, आध्यात्म हो, सुख हो, सांसारिक सुख हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, सब कुछ। चंद्रमा से तीसरे घर में गुरु का जाना व्यक्ति के बहुत सारे बुरे कृत्यों का परिणाम भी कई बार व्यक्ति को नहीं मिलता, हालांकि भुगतना पड़ता है, पर कई बार व्यक्ति ने जो गलत कृत्य किए हैं वो इसी के कारण छप जाता है, छिप जाए, वो कोई जाने नहीं कि आपने कौन से पाप किए हैं। तो जो सुरक्षा हो रही है वो इस चंद्रमा से, गुरु के कारण हो रही है। चंद्रमा से पंचम भाव के सूर्य तार्किक, अपनी एनर्जी का सही संतुलन, संतानवान, क्रिएटिव और तो और अपनी संसाधन का बेहतर इस्तेमाल। चंद्रमा से पंचम भाव के बुध निर्णय लेने की क्षमता को मजबूती और दूरदर्शिता। चंद्रमा से पंचम घर के राहु कंफ्यूजन। चंद्रमा से छठवें घर के शुक्र सुखद दाम्पत्य,
विवाह तोड़ने में विश्वास न करने वाला। चंद्रमा से 7वें घर के शनि सुखी, धर्मात्मा। चंद्रमा से 11वें घर के केतु दूरदर्शिता, धर्म की समझ और लालायित होकर के किसी की मदद कर देना, ऐसा बना देते हैं। एक एक ग्रह को समझते हैं, वो लग्न में कहाँ है, नौमांस में कहाँ है। चंद्रमा लग्न में कर्क राशि में, यहां मकर के हैं। इनकी दशा काल में व्यापार और दिनचर्या और पड़ोसी और माता का सुख बढ़िया रहेगा। मंगल कर्क राशि में, यहां भी कर्क में है, बहुत बेहतर है, इनकी आप प्रशंसा कर सकते हैं। गुरु कन्या राशि में है, यहां पे वो वृष राशि में जा रहे हैं, अपनी दशा काल में यश, पद, प्रतिष्ठा, नौकरी, प्रमोशन ये देंगे। सूर्य वृश्चिक राशि में है, कर्क में जा रहे हैं, यहां भी आपको संतान, दाम्पत्य, परिवार और प्रेम मिल जाएगा, रिकॉग्निशन मिल जाएगी। बुध वृश्चिक राशि में है, तुला में है, अपनी दशा काल में ये कई बार आपका व्यय बढ़ा सकते हैं, खर्च बढ़ा सकते हैं और समझदारी कम कर सकते हैं। कई बार व्यक्ति बड़बोलेपन का शिकार बुध की दशा में हो सकता है। राहु वृश्चिक में है, मीन में है, यहां वो कई बार आपको इसका भी लाभ अच्छा मिल जाएगा, पर कई बार वो यश और प्रतिष्ठा में 90% तक परिणाम दे करके 10% तक की कमजोरी कर देते हैं। शुक्र धनु राशि में बैठे हैं, कर्क राशि में बैठ रहे हैं, अपनी दशा काल में ये गड़बड़ी दे सकते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित, पत्नी का स्वास्थ्य खराब कर सकते हैं, ऑपरेशन वगैरह करा सकते हैं। उसके बाद शनिदेव मकर राशि में, याद करिए शनिदेव के बारे में आचार्य वैद्यनाथ का सिद्धांत है, अकेले बैठे हों तो दिग्बली होते हैं, लेकिन अगर ये मंगल, चंद्रमा और गुरु की दृष्टि उन पे नहीं होती तो ये शनि निग्लेजिबल हो जाते, खराब हो जाते। तो अच्छी बात ये थी कि इस शनि के ऊपर मंगल, चंद्रमा और गुरु की दृष्टि नहीं पड़ती है ना, तब ये जाकर के जातक को और भी ज्यादा श्रेष्ठ फल देने वाले हो जाते, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। यहाँ पे शनि मकर राशि में बैठे हैं, यहाँ शनि बैठ रहे हैं मिथुन राशि में, ये भी अपनी दशा काल में रोग, शोक और द्रोह, विद्रोह, व्यापार की कमजोरी और कई बार धन का खाली होना, रखा हुआ पैसा खाना, ऐसा दे रहे हैं। क्लियर है? इतनी सारी बातें। तुला, वृश्चिक और मीन राशि मित्र राशि होगी, आप इनके साथ मैत्री कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं। विवाह के लिए अगर और भी बात करें तो कर्क राशि कर्क लग्न, मकर राशि मकर लग्न, कन्या राशि कन्या लग्न, तुला, वृश्चिक और मीन राशि मीन लग्न के जातकों से विवाह, जातिकाओं से विवाह कर सकते हैं। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली जा सकती है पश्चिम दिशा की तरफ। भवन जिसमें आप निवास कर सकते हैं वो रहेगा पश्चिम दिशा। मित्रता वृश्चिक, मीन और तुला मैंने बताई। दिन रविवार और सोमवार बहुत अच्छा रहेगा। अंक 2 बहुत अच्छा रहेगा। इतनी सारी बातें। जीवन पर्यंत माणिक धारण कर सकते हैं। गुरु आपकी कुंडली में लगभग ठीक बैठ रहे हैं तो गुरु का रत्न भी बनता है। नवग्रह कवच अवश्य धारण करना चाहिए। सूर्य को घी का दीपक अवश्य दिखाना चाहिए। गले में लाल चंदन की माला अवश्य धारण करनी चाहिए। मांसाहार का त्याग करना चाहिए। घर की सफाई खुद से करनी चाहिए। घर में कलह का वातावरण ना बने, इस वजह से परिवार को समय देना चाहिए। क्लियर है? अब मैं और भी अन्य वर्ग चार्ट के आधार पर अगर बात करूं तो हमें किस दशा काल में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, तो हमें ध्यान रखना होगा राहु और केतु की दशा में कंधा, कमर, घुटना, स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद बुध, शनि और गुरु बहुत अच्छे हैं। शुक्र भी अच्छे हैं। सूर्य और मंगल की दशा भी स्वास्थ्य के मामले में अच्छी जाएगी। भवन, भूमि, वाहन के मामले में गुरु अच्छे जाएंगे, सूर्य अच्छे जाएंगे, शनि, बुध, मंगल और शुक्र भी अच्छे जाएंगे, यहाँ तक कि चंद्रमा भी अच्छे जाएंगे। पर भवन, भूमि, वाहन से संबंधित लिया गया निर्णय राहु और केतु की दशा में खराब हो सकता है। भाग्य का बल चमकेगा चंद्रमा, मंगल, शनि, सूर्य, गुरु और बुध की दशा में। शुक्र भी आपके भाग्य को लाभ देंगे, पर गड़बड़ी थोड़ा बहुत राहु और केतु और शनि कर सकते हैं, थोड़ा बहुत शनि ज्यादा। होरा चक्र के आधार पर शनि, चंद्रमा, शुक्र, राहु और केतु मेहनत कराकर और आपको एग्रेसिव बना करके धन देंगे, जबकि सूर्य, मंगल, बुध और गुरु शांति, मानसिक शांति, धैर्य और गंभीरता के साथ धन देने वाले ग्रह बन रहे हैं। माता और पिता में शनि, मंगल की दशा पिता के लिए खराब होगी, जबकि कई बार इस कुंडली में राहु, गुरु और केतु की दशा माता के लिए खराब होगी। उस समय हमें सावधानी से ध्यान रखना होगा। गुरु, मंगल और चंद्रमा, शुक्र भी संतान के लिए बहुत अच्छे होंगे। इतनी सारी बातें हैं। स्वास्थ्य के मामले में अगर मैं बात करूं तो आपको भुजाओं का दर्द, कंधे, कमर, घुटने का दर्द परेशान करेगा। सूर्य 25% का भी परिणाम नहीं दे रहे हैं, उनको ठीक करना होगा। आरती, अर्घ और रविवार को नमक। सूर्य के लिए, चंद्रमा के लिए नियमित दिनचर्या का पालन, वो ठीक है, आप पूर्णिमा का व्रत वगैरह भी कर सकते हैं। उसके बाद मंगल को बलवान बनाने के लिए पीपल के वृक्ष की सफाई या पीपल के वृक्ष का लगाना, सहतूत के पौधे का लगाना, ये भी हो सकता है। मंगल के बाद बुध, गुरु 100% परिणाम देंगे,
मतलब वो आपके व्यय को संतुलित और असंतुलित कर सकते हैं, वहां पे आपको थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। शुक्र बिल्कुल अच्छे हैं, 50% का परिणाम कर रहे हैं, शनि भी 50% का परिणाम कर रहे हैं, पर शनि निगेटिव और शुक्र पॉजिटिव। राहु और केतु की दशा मानसिक गड़बड़ी, परेशानी या चिंताओं का कारण बन सकती है। हमें इस दशा काल में सावधान होना होगा। मैंने मारक बताया, शनि मारक हैं। मैंने पापी बताया, गुरु पापी हैं। आपकी कुंडली में बुध देव व्यय करा सकते हैं, शुक्र देव संतुलित व्यय करवाएंगे। शत्रुओं से डरने और घबराने की कोई आवश्यकता इस कुंडली में नहीं है, क्योंकि आपकी सुरक्षा शुक्र स्वतः कर रहे हैं। इस कुंडली में गुरु को केंद्र में बैठना चाहिए था, जो नहीं बैठे हैं। शनि को वहीं बैठना चाहिए था, पर मंगल और चंद्रमा को दशम में बैठना चाहिए था। फिर भी दोनों ठीक है, चंद्रमा लग्न में बैठे हैं तो ठीक है। बहुत अच्छी बात है कि जन्म कुंडली के पंचम भाव में सूर्य बुध बैठे हैं। बहुत अच्छी बात यह भी है कि गुरु की दृष्टि कम से कम लाभ और भाग्य भाव पे है। तो एक फायदा तो एक नुकसान है। इतनी सारी बातें हैं। दिन इस कुंडली के लिए सोमवार और रविवार का बहुत अच्छा रहेगा। क्लियर है? तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।